Is the South Asian cooperation, that is the SAARC, dead? Has it the scope to revive again? Why did it fail? So आज हम SAARC को डिस्कस करते हुए ये देखेंगे कि साउथ एशिया की यूनिटी के लिए क्या ये SAARC इतना इम्पोर्टेंट है. Hello and welcome to Developing Success. This is Neha Agarwal. So the SAARC, that is the South Asian Association for the Regional Cooperation, came into being in 1985. इसके फाउंडर मेंबर्स थे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका. SAARC का ऑब्जेक्टिव था बिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट among South Asian nations which shall result into collective self-reliance. Self-reliance इसीलिए क्योंकि SAARC at the time of its formation had abundant human and natural resource but with poverty. लेकिन किसी भी populated region में हमेशा human resource abundance में होता है और SAARC के पास human resource के साथ साथ natural resource भी abundance में था और आज भी है. Before independence in India, an Asian consortium was already talked about. PM Nehru gave a call for an Asian cooperation among Iraq, Afghanistan, India and Burma. But the very first idea of SAARC was given by the Bangladesh President Zia-ur-Rahman in 1977 when he visited India. ये आइडिया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक बार में ही एक्सेप्टेड था, लेकिन दो कंट्रीज थे जिनके मन में इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर शंका थी, एंड दीज टू कंट्रीज वर इंडिया एंड पाकिस्तान. Pakistan uttered that India will fulfill its dream of being an Asian power and will use the support of small neighboring countries. But India had the concern that the matters with which India has disagreements will be negotiated on this platform by the small nations ganging up. So Prime Minister Indira Gandhi at that time expressed that अगर इंडिया SAARC को ज्वाइन नहीं करता है तो उसको एक सेल्फ सेंटर्ड देश जैसा देखा जाएगा, और अगर इंडिया SAARC को ज्वाइन कर लेता है तो हो सकता है उसको उन बातों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े जिन बातों पे वो पड़ोसी देशों से डिसअग्री करता हो और अलग मत रखता हो. फाइनली कुछ सालों के डिस्कशंस के बाद एंड काफ़ी सारे थॉट्स के बाद इंडिया अग्रीड टू ज्वाइन द SAARC इन 1985. जिस समय SAARC बना इन 1985, SAARC के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजर रहे थे और सारे कंट्रीज में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. तो SAARC का जो ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट हैंड में वो था वेलफेयर ऑफ साउथ एशिया, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्निकल, कल्चरल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, and also to cooperate with the international and the regional organizations which are present as the extended neighbors of the SAARC. इंडिया ने SAARC में हमेशा ही एक लो प्रोफाइल मेंटेन किया है. इंडिया में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होते हुए भी इंडिया ने SAARC का सेक्रेटेरिएट काठमांडू में बनने से नहीं रोका. इंडिया शुरू से ही एग्रीकल्चरल साइंस में एक लीडिंग पार्टनर है. इसके बावजूद SAARC का एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर ढाका में बनने दिया. शुरुआती दौर से ही SAARC बनने के बाद ही इंडिया एक काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा था. IMF से लोन लेना, प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड देन इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन. इसीलिए SAARC जरूर इंडिया की तरफ से एक अवॉइडेड प्लेटफॉर्म रहा है. बट टाइम टू टाइम इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू इंटीग्रेट द कोऑपरेशन अमंग द SAARC countries. After the great betrayal by Pakistan through the Kargil war in 1999 and the 2000 era, India agreed to the South Asian Free Trade Agreement, that is SAFTA, which was initiated in 2004.
So here are some issues and some reasons for the failure of the SAARC and for the failure of the South Asian Association region, which was not as cooperative as it was thought of. SAARC के फेलियर का पहला कारण मुझे लगता है कि nationalist outlook prevailed over the international outlook. That is excessive nationalism in the South Asian region. पूरी दुनिया जहां नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को ऑब्सोलीट मान रही है, वहां सार्क देशों में नेशनलिज्म की भावना दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. एक्सेसिव नेशनलिज्म की वजह से एक इंटरनेशनल आउटलुक का यहाँ पे वैक्यूम है और रीजनलिज्म की कमी है, जिसका भुगतान सार्क के इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर हमें दिखाई देता है. ये सारी ही कंट्रीज इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि रीजनलिज्म के जो एक बेनिफिट है उसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. फेलियर का दूसरा कारण है फंडामेंटल डिफरेंस इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम्स. सार्क देशों में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स होने के कारण इनके तालमेल में कमी है. फॉर एग्जाम्पल, भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, श्रीलंका एंड मालदीव्स में अनस्टेबल गवर्नमेंट. इन सब के बीच भारत एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, इनफैक्ट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है. एंड डिफरेंस इन द पॉलिटिकल सिस्टम होने के कारण सार्क में हमें इसका असर देखने को मिलता है. सो सार्क देशों के फेलियर का अगला कारण है डिस्प्यूट्स अमंग द कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर इश्यूज और पीओके इशू से हम सभी वाकिफ हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एंड पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स जब भी बढ़ जाते हैं तो इसका असर हमें सार्क समिट पे देखने को मिलता है. बाकी देशों को भी इंडिया एंड पाकिस्तान के इस रवैये से भुगतान भरना पड़ता है और सार्क को फेलियर की तरफ जाते हुए देखना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स, तीस्ता एंड फेनी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एंड श्रीलंका के पास्ट में एथनिसिटी के इशू के वजह से हमें अपने प्रधानमंत्री को भी खोना पड़ा था, जिसकी वजह से सार्क अगेन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ हमें दिखाई दिया. जब डिस्प्यूट्स होते हैं, आपसी मतभाव होते हैं इन कंट्रीज़ के बीच में, तो जो फॉरेन कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए एंड चाइना, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इनके इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे एक डिसट्रस्ट का माहौल पैदा होता है. लास्ट के कुछ ईयर्स में हमने देखा है कि चाइना की जो लोन डिसबर्समेंट की पॉलिसी है वो श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान ने, इनफैक्ट नेपाल ने भी बहुत उठाई है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ में हमें क्राइसिस देखने को मिलता है. सो आने वाले दिनों में ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि श्रीलंका एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और उसकी क्राइसिस की वजह से हम देख सकते हैं कि बाहरी कंट्रीज़ जो इंटरफेरेंस करके हमारी आपसे मतभाव को कभी भी ख़त्म नहीं होने देती है, वहाँ हमें काम करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, सार्क को अगर हमें ठीक तरीके से लाइन पर लेकर आना है तो हमें यहाँ की जो लीडरशिप है जो कि इंडिया के पास है, वहाँ बहुत काम करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब यही इंडिया बिम्स्टेक में दूसरे देशों के साथ पार्टिसिपेट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और यही इंडिया और पाकिस्तान जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इनकी बागडोर, इनकी लीडरशिप चाइना और रशिया के पास है. सो क्यों ना जब इंडिया और पाकिस्तान लीडर्स हैं सार्क के फ्रंट पे, तो एक साथ काम अगर करें और एक साथ फ्रंट पे आए तो हम साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं. साउथ एशिया की जगह बहुत ज़्यादा बिम्स्टेक ने ले ली है, जिसके मेंबरशिप में साउथ एशिया के नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं, और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, म्यांमार है. लेकिन साउथ एशिया को अगर हमें दोबारा रिवाइव करना है तो टेररिज्म से हमें इसको निकालना पड़ेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपसी मतभेद को ख़त्म करके रीजनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा. जिस तरह इंडिया एंड पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेड डील्स एंड कल्चरल डील्स कर रहे हैं, उसी तरह सार्क में भी इसी चीज़ को हमें लागू करना पड़ेगा. South Asia, with its great population and great and huge market, becomes very capable to dictate the trade terms in the coming years. That is why the interference of the foreign powers is not allowing the South Asian region cooperation to grow as it should grow.
So now comes the question, has the place of South Asian cooperation taken by BIMSTEC? And as we cooperate with BIMSTEC very well, do we not need the SAARC cooperation anymore? So if you ask the opinion of many of the economists and the geopolitics arena, then see, we cannot change our neighbors, but we can always change our friends and enemies. So SAARC is our neighbor. So neighboring countries के साथ अगर strategic positions या फिर हमारे relations ठीक नहीं होते हैं, तो it is always a possibility of volatility and there is always a possibility of war and distrust and also the disputes. So जब disputes होते हैं तब trade बहुत ज़्यादा possible नहीं होता है. So that is why BIMSTEC is not an answer to SAARC, because BIMSTEC does not hold the members of Pakistan, Afghanistan and Maldives. So if India has to have a great say in the Indian Ocean, then Maldives need to be having a good relation with India. Apart from that, Afghanistan is present on the heart of Asia, but now it is being ruled by Taliban, so India does not have more to do in that front. But Pakistan is our immediate neighbor. So if Pakistan is not having a friendly and good trade relations with India, then this region can never grow in such a way which the potentiality it has. But now the question comes, is BIMSTEC the answer to SAARC? So in my opinion, BIMSTEC is not the answer to SAARC. Yes, BIMSTEC can serve the purpose of other South Asian nations like the Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka. But if we have to have a good front on the western part of the Indian subcontinent, then Afghanistan, Pakistan and also in the Indian Ocean front, the Maldives should come together and serve the purpose. So we are in need of revival of the SAARC, and if the SAARC gets revived, then South Asian region can serve as the power of the Asia, and because of its great population and huge demand of the products, it can dictate the trade terms. Thank you so much and take care.